आपका बिजली का बिल, आपकी सैलरी और पुलिस और जजेस आपको कैसे ट्रीट करते हैं, ये तीनों चीज़ें कानून से कनेक्टेड है। पर ये कानून बनता कैसे है भाई? अब ये कानून कहाँ से आता है? कानून आता है पार्लियामेंट से, और जब पार्लियामेंट में कोई बिल एक्ट बन जाता है तो फिर कानून बन जाता है। पार्लियामेंट, बिल, एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी टर्म्स हम सुनते तो रहते हैं, बट इनका डेप्थ में मीनिंग हमें नहीं समझ है। मैं आज आपको वही समझाने जा रही हूँ ताकि आप भी एक बाशऊर शहरी की तरह जिंदगी गुजार सकें। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। अभी रिसेंटली शर्मिला फारूकी ने पार्लियामेंट में एक चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट बिल 2024 इंट्रोड्यूस करवाया। Sharmila Farooqi Sahib. In the National Assembly 2007 to consider the Islamabad Capital Territory Child Marriage Restraint Bill 2024 as introduced in the National Assembly. इस बिल के ऊपर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बहुत सारे एतराज़ात उठाए। Fazlur Rahman argued that the act goes against Islamic teachings. अब इसमें पहली टर्म हमारे पास पार्लियामेंट है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मुझे ये बताएं सोचकर कि पार्लियामेंट का मेन काम क्या होता है? कानून बनाना। पार्लियामेंट के 3 हिस्से हैं, नेशनल असेंबली, सेनेट और प्रेसिडेंट। यस, प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट ही क्यों, प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अब इन तीनों हिस्सों का मकसद हम समझने की कोशिश करेंगे। पहला, नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली वो है जहाँ पे मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली MNAs बैठते हैं। इसमें टोटल 336 MNAs होते हैं, जिसमें 60 रिजर्व सीट्स होती हैं सिर्फ औरतों के लिए और 10 नॉन मुस्लिम्स के लिए। लेकिन अगेन ये सारा कुछ समझना इम्पॉर्टेंट क्यों है, स्पेशली नेशनल असेंबली क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है? हम ज़्यादा जिक्र नेशनल असेंबली का सुनते हैं, सेनेट का नहीं सुनते हैं। उसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि जो लोग नेशनल असेंबली में बैठते हैं वो हमारे नुमाइंदे होते हैं। हम उनको वोट डाल के वहाँ पे भेजते हैं, वो हमारी रिप्रेजेंटेशन होते हैं। अब जितने भी लोगों को वोट देते हैं और नेशनल असेंबली में भेजते हैं, उनका प्राइमरी पर्पस आपके लिए कानून बनाना होता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसको वोट दे रहे हैं और वो किस तरह के कानून बनाएगा आपके लिए। ये लोग अवाम के नुमाइंदे होते हैं और अवाम का काम है कि इनके ऊपर चेक्स एंड बैलेंस रखें। जिसको वोट डालते हैं उससे सवाल करे कि क्या किया है आपने मेरे लिए, आपने कौन से कानून बनाए, आपने क्या काम किया है हमारे लिए। गोइंग बैक टू द पार्लियामेंट, नेशनल असेंबली को आप लोअर हाउस कहते हैं, सेनेट अपर हाउस है और प्रेसिडेंट इनसे भी बाद में आते हैं। पार्लियामेंट का दूसरा हिस्सा सेनेट होता है। अब हमें ये तो पता चल गया कि नेशनल असेंबली में कौन से लोग बैठते हैं, वो जिनको आप वोट डाल के वहाँ पे भेजते हैं। तो सेनेट में कौन बैठता है? सेनेट का पर्पस ये है कि आपको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले। लेट मी एक्सप्लेन। अब नेशनल असेंबली में सीट्स अकॉर्डिंगली डिवाइड होती हैं जितनी एक प्रोविंस की पॉपुलेशन है। पंजाब की पॉपुलेशन ज़्यादा है, पंजाब की सीट्स ज़्यादा हैं। बलूचिस्तान की पॉपुलेशन थोड़ी है, बलूचिस्तान की सीट्स थोड़ी हैं। लेकिन सेनेट में ऐसा नहीं होता। सेनेट का मतलब इक्वल रिप्रेजेंटेशन। अब सेनेट में 96 सीट्स हैं और ये 96 सीट्स सारे प्रोविंसेस में इक्वली डिवाइडेड हैं। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि सेनेट के मेंबर्स 6 साल तक सर्व करते हैं। हमें ये तो पता है कि नेशनल असेंबली में मेंबर्स MNAs जो होते हैं वो 5 साल सर्व करते हैं और उसके बाद नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, इलेक्शन होते हैं, मेंबर्स दोबारा से सिलेक्ट होते हैं। सेनेट में ऐसा नहीं है। सेनेट में मेंबर 6 साल सर्व करता है, उसके बाद रिटायर हो जाता है। और सेनेट डिसॉल्व नहीं हो जाता नेशनल असेंबली की तरह, क्योंकि डिसॉल्व हो गया, अब इलेक्शन होंगे। इट्स अ कंटिन्यूस हाउस, वहाँ पर लोग आते रहते हैं। कुछ लोग एक अरसे के बाद रिटायर हो जाते हैं, फिर एक नया बैच आता है, वो 6 साल सर्व करता है, रिटायर हो जाता है। अब जब भी कोई पार्लियामेंट का मेंबर चाहता है कि कोई नया कानून लाया जाए तो वो एक बिल लेके आता है, वो उस हाउस में पढ़ता है, उसे दिखाता है, बाकी लोग उस पर सलाह मशवरा करते हैं। फॉर एग्जांपल शर्मिला फारूकी साहिबा एक बिल लेके आई, उस पर फजलुर रहमान साहब ने अपने एतराज़ात ज़ाहिर किए। अब बाकी भी जो मेंबर्स हैं उनसे भी एक्सपेक्टेड है कि वो उस पर डिस्कशन करें, उसमें कोई अमेंडमेंट्स चाहते हैं, कुछ तब्दीलियाँ चाहते हैं, उन्हें कानून पसंद नहीं आ रहा, वो चाहते हैं कि यार इससे बेहतर ये हो सकता है, तो वो अपना इजहार करें, अपनी राय का इजहार करें वहाँ पे। अब ये प्रपोजल जो है वो सेनेट में भी लाया जा सकता है और नेशनल असेंबली में भी लाया जा सकता है। पहले एक हाउस से मुराद सेनेट या नेशनल असेंबली, सेनेट को हम अपर हाउस कहते हैं और नेशनल असेंबली इज़ आवर लोअर हाउस। अब जिस भी हाउस में वो पहले प्रेजेंट किया गया, पहले वहाँ पर डिस्कस होगा, वहाँ से अप्रूव हो जाएगा, तो वो बिल अगले हाउस में जाएगा और वहाँ पे अप्रूव होगा। अब जब दोनों जगह पे डिस्कस हो गया है तो इसके साथ साथ यहाँ पे वोटिंग भी होती है। अब जितने भी लोग उस वक्त हाउस में बैठे होते हैं, अगर वो उसे अप्रूव कर देते हैं, उस पर वोट यस में देते हैं, तो वो बिल एक हाउस से पास हो गया, दूसरे में चला गया।
फिर जब दोनों हाउसेस से पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट के पास चला जाता है। अब प्रेसिडेंट साहब ने उस पर सिग्नेचर करना है। अगर प्रेसिडेंट को कोई एतराज़ है कि मुझे ये बिल पसंद नहीं आ रहा तो वो उसे वापस भेजेंगे, उसको दोबारा से रिव्यू किया जाएगा और वो फिर प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा। यूजुअली 10 डेज का अरसा होता है। अगर 10 डेज के अंदर भी प्रेसिडेंट किसी जिद में आके साइन ना करें या उनको पसंद नहीं आ रहा तो उसको खुद ही मान लिया जाता है कि ये बिल पास हो गया। बिल पास हो गया मतलब कानून बन गया। प्रेसिडेंट का रोल बड़ा सिंबॉलिक सा है। एक्चुअल में इट सर्व्स नथिंग बट क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनी थे हम और वहाँ पे ये होता था कि इसी तरह हाउसेस से पास होते थे कानून और क्वीन के पास जाते थे, क्वीन सिग्नेचर करती थी और ओवर द ईयर्स पहले तो रॉयल्स के पास एक्चुअल पावर्स होती थी, वो कुछ कर सकते थे। बट आज के दौर में दे हैव नो एक्चुअल पावर्स, बहुत लिमिटेड सी हैं, उनके बहुत थोड़े से रोल्स होते हैं। इसी तरह प्रेसिडेंट का जो रोल है वो भी बहुत सिंबॉलिक सा है, उसका एक्चुअल वो कोई ज़्यादा पर्पस नहीं सर्व कर रहा होता। ओके, अब हमने ये तो देख लिया कि बिल आता है। बिल यानी कि प्रपोजल, कानून का एक डॉक्यूमेंट है, वो आता है एक हाउस में, उस पर वोटिंग होती है, फिर दूसरे हाउस में चला जाता है, वहाँ पे उस पर वोटिंग होती है और फिर प्रेसिडेंट साहब उसे इन पे साइन कर देते हैं। ये प्रोसीजर है कानून बनाने का, इसको हम लेजिस्लेशन भी कहते हैं। और जो पूरा इदारा है पार्लियामेंट जो है उसको हम लेजिस्लेचर कहते हैं, जो कानून बनाता है, और लेजिस्लेशन प्रोसेस कानून बनाने का। सेकेंड थिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस इज एन एक्ट, ACT। एक्ट क्या होता है? अब जो बिल पास हो गया है, उस पर सिग्नेचर हो गए हैं प्रेसिडेंट के, वो बिल बन गया है एक एक्ट। ये बिल से पास होने के बाद जो ट्रांजिशन हुई है कानून बनने में, वो कानून जब बन के आ गया है तो उसको हम एक्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दी थी, वो शर्मिला फरूकी वाला जो बिल था जिसमें चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट बिल जो था, वो जब पास हो गया उस पर प्रेसिडेंट जरदारी ने सिग्नेचर कर दिए तो वो अब एक एक्ट की सूरत में सामने आ गया। अभी तक हम 3 टर्म्स को डिस्कस कर चुके हैं और हमारी आखिरी टर्म है कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके हकूक देता है। कॉन्स्टिट्यूशन को हम उर्दू में आइन कहते हैं। जब भी कोई मेजर पॉलिटिकल केस चल रहा होता है तो हम बहुत जिक्र करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, मतलब और भी बहुत सारे लॉज होंगे बट क्यों कॉन्स्टिट्यूशन को बार बार सामने लाया जाता है, क्यों इस पर बहुत बहस होती है, आर्टिकल दिस आर्टिकल दैट, क्या है ये समझते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन आपके मुल्क का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे प्राइमरी लॉ होता है। अब ऐसा समझें कि एक रूल बुक है, एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है कि कैसे कंट्री को चलाना है। आपके गवर्नमेंट के पावर्स और लिमिट्स डिफाइंड होती हैं, आपको राइट्स दिए जाते हैं और सारे बाकी कानून जितने भी बनते हैं मुल्क में वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर बनते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें बनाने की इजाज़त देता है तो वो बनते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। फॉर एग्जाम्पल आपके जो बेसिक राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में लिखे हुए हैं, आर्टिकल 9 टू आर्टिकल 28। अब फॉर एग्जाम्पल आपको कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू एजुकेशन देता है तो आप उसके खिलाफ कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकते जो कहे कि नहीं, लोग एजुकेशन नहीं हासिल कर सकते। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इज़ अ लॉ। अब पूछेंगे कि ज़ैनब क्या इसका मतलब ये है कि ये भी पार्लियामेंट से पास हो के आया है? तो यस, ये भी पार्लियामेंट से पास हो। अब जब 1947 में पाकिस्तान बना तो उस वक्त हमारे पास अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था ऑफ कोर्स, तो हमने उस वक्त के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को एज एन इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि टेम्परेरी कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे नाफिज कर लिया। हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन 1956 23 मार्च 1956 को बना था। अच्छा, इंटरेस्टिंगली वहाँ पे सिर्फ उस वक्त एक ही हाउस था, यानी कि सिर्फ लोअर हाउस एग्जिस्ट करता था, नेशनल असेंबली। सेनेट का कॉन्सेप्ट नहीं था उस कॉन्स्टिट्यूशन में। उस कॉन्स्टिट्यूशन ने सेनेट को डिफाइन नहीं किया था। अब आप सोच रहे होंगे सेनेट को डिफाइन नहीं किया था कॉन्स्टिट्यूशन ने। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्लियामेंट, सेनेट, प्रेसिडेंट, गवर्नर्स, इन सब का रोल, इन सब का अपॉइंट होने का प्रोसीजर, इनकी फंक्शनिंग कैसे होनी है, उसका इवन प्रोसीजर हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है। सेकंड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1962 में बना था जो कि अयूब खान लेके आए थे। और थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन जो कि अभी तक चल रहा है, ऑल्दो उसमें अमेंडमेंट्स होती हैं, यानी कि सिर्फ चेंजेस होती हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन वही है, वो भुट्टो के दौर का कॉन्स्टिट्यूशन।
अब 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में 26 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं और इसमें सबसे जो मशहूर अमेंडमेंट है वो 18वीं अमेंडमेंट है। ये 2010 में आई थी और इस अमेंडमेंट में हुआ ये था कि प्रोविंसेस को मज़ीद ऑटोनॉमी दे दी गई थी, मतलब मज़ीद कंट्रोल, मज़ीद पावर दे दिया गया था और साथ ही साथ इसमें फंडामेंटल राइट्स को भी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की गई। अब सबसे रिसेंट जो हमारी 26वीं तरमीम है, 26वीं अमेंडमेंट, वो 2024 में हुई है। उसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जो ऐड की गई हैं वो आर्टिकल 9A ऐड किया गया है। आर्टिकल 9A कहता है कि हम इन्वायरमेंटल राइट्स को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। आर्टिकल 38 वो कहता है कि हम रिबा यानी कि इंटरेस्ट को ख़त्म करेंगे। और जो सबसे कंट्रोवर्शियल चेंज आई है वो जजेस की अपॉइंटमेंट की है। प्रीवियसली ये होता था कि आपके जो सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज होते थे वो खुद ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाते थे, लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद पॉलिटिकल फिगर्स जो कि पार्लियामेंट में बैठे होंगे वो सिलेक्ट कर सकेंगे कि टॉप 3 जजेस में से, टॉप 3 सीनियर जजेस में से कौन सा जज जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेगा। अब मेरे लिए तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंड करने का तरीका भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही लिखा हुआ है। आर्टिकल 239 कहता है कि अगर आपको 2/3 मेजॉरिटी मिलती, यानी कि आपके पार्लियामेंट के अंदर अगर 2/3 मेजॉरिटी कहती है कि हाँ ठीक है हम एग्री करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होगा, वरना नहीं होगा। अब इसमें आपने ये नोट करना है कि जब हम कोई नॉर्मल लॉ पास करवा रहे होते हैं, कोई और बिल होता है, तो उसमें ये वाली रिक्वायरमेंट नहीं होती। उसमें होता है कि मेजॉरिटी मिल गई, ठीक है 51% हो गया, मेजॉरिटी मिली एंड इट्स अ लॉ। वेल, अब आपने मुझे बताना है कि आज की वीडियो में आपको क्या चीज़ इंटरेस्टिंग लगी। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, क्योंकि दास्तान से दस्तूर तक और कहानी से कानून तक सब डिस्कस होगा। तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ चलिए।